वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 बीसी। जो पुराने आर्य थे वो 1500 से 1000 बीसी तक थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। जो ऋग्वैदिक काल के बाद के जो आर्य थे वो 1500 से 600 बीसी। वैदिक काल को बेसिकली दो भागों में बांट दिया है। तो 1400 बीसी में का एक अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई इंस्क्रिप्शन, या इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये ईरान में मिला है हमको। तो उसके अनुसार आर्यों का ईरान से संबंध जोड़ा जाता है। बोगजकोई अभिलेख में 4 हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख मिला है और उसका संबंध ऋग्वेद से माना जाता है। तो माना जाता है कि आर्य जो थे वो ईरान से आए थे, मध्य एशिया, उस हिसाब से माना जाता है। हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की नदियों की। सर्वाधिक प्रमुख नदी जो थी इनकी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार हुआ है ऋग्वेद में, सबसे अधिक बार। सर्वाधिक पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी, सबसे पवित्र नदी। रावी को कहते थे परुष्णी, सतलज को कहते थे शत्रुदी, चिनाब को कहते थे आस्किनी, झेलम को वित्सता, व्यास को विपाशा, काबुल को कुंभ, गंडक को सदानीरा, कुर्रम को कुब्र, इंडस को कहते थे सिंधु और गोमल को कहते थे गोमती। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करते हैं। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला अमाजु कहलाती थी। ये आ सकता है एग्जाम में। अमाजु कहलाती थी। दास प्रथा प्रचलन में थी। 2 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम विवाह कहता था उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। प्रतिलोम विवाह था उसका उल्टा, विपरीत, निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण की महिला। तो इस विवाह को अच्छा माना जाता था, अनुलोम विवाह को। प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। प्रशासनिक इकाई थी कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ये प्रशासनिक इकाई थी उनकी। सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। सभा थी कुलीन लोगों के लिए। कुलीन लोग होते थे श्रेष्ठ लोग जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, जिनको ज्ञान था और जो थोड़े अधिक धनवान थे। धनवान इन द सेंस, यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ सामान, जमीन, विद्या और ताकत, इसकी बात हो रही है। और सामान्य लोगों की संस्था थी जिसको समिति कहते थे, और इनके जो अध्यक्ष होते थे दोनों के, उनको ईशान कहा जाता था। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। प्राथमिक जो पेशा था वो था पशुपालन। तो जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। गाय उनकी रोजी रोटी थी एक तरीके से। तो इंसान रोजी रोटी के लिए लड़ता है, तो पहले जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। द्वितीय पेशा था इनका कृषि। आर्य जो थे वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, उन पर ज़्यादा निर्भर, दूध, दही, छाछ, लस्सी, जो भी। स्वर्ण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। निष्क शब्द स्वर्ण के लिए, मतलब उस समय आर्यों को स्वर्ण का ज्ञान था। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में 250 सूक्त, 250 जो वर्सेज हैं वो इंद्र को समर्पित हैं और 200 जो हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। तो अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। पहले थे इंद्र, दूसरे अग्नि, ऋग्वैदिक आर्यों के। अब आ जाते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा गया है। इसका उल्लेख 9th मंडल में है। पेय पदार्थ का देवता था सोम और ये 9वें मंडल में है। पूषण
पूषण लिखा है। ये पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, पशुओं का देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। तो शूद्रों को उस समय उत्तर वैदिक काल में पशुओं की भांति देखा जाता था। उनको कोई भी मान सम्मान नहीं प्राप्त था, उनको कोई भी कर्मकांड, कुछ भी पूजा यज्ञों में भाग नहीं लेने दिया जाता था। तो उन्होंने, शूद्रों ने, उनको देवी देवताओं की पूजा का भी वो नहीं था, उनको पूजा नहीं करने दिया जाता था। इसलिए उन्होंने पूषण जो देवता थे उन्हीं को अपना देवता मानना शुरू कर दिया कि हम अपने अलग देवता बनाएंगे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति बन गए। पहले जो इंद्र थे वो प्रजापति शिव बन गए प्रमुख देवता, और इंद्र तथा अग्नि देवता कम प्रमुख हो गए। उत्तर वैदिक काल में लोह युग की शुरुआत हुई। 800 BC माना जाता है लोह युग की शुरुआत। वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई। पहले व्यवसाय पर थी, अब जाति पर हो गई। यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। अब ढोंग ज़्यादा होने लगा पूजा पाठ के बजाय, जिससे ब्राह्मण सबसे शक्तिशाली बनकर उभर गए। यज्ञ कर्मकांड कौन कराता था? ब्राह्मण कराते थे, तो वो सबसे शक्तिशाली बन गए। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। स्त्रियों को जुआ और शराब की तरह पुरुषों का तीसरा दोष माना जाने लगा। स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में गिर गई। इस काल में प्रथम पेशा कृषि बन गया। लोहा आने से कृषि में क्रांति आई। पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, लकड़ी के उपकरण बनते थे, तो कृषि उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी। अब लोहा आ गया, लोहे के उपकरण मजबूत होते थे, तो कृषि प्रथम पेशा बन गया। अतरंजी खेड़ा यूपी में जगह है। अतरंजी खेड़ा से लोहे के बने कृषि उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। यूपी में है अतरंजी खेड़ा। इस काल में आर्यों को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का ज्ञान हो गया था। आर्य सोना, लोहा, टिन, चांदी और सीसा से परिचित थे। सोना, लोहा, टिन, चांदी और सीसा से वो लोग परिचित थे। महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की रचना इसी काल में हुई। रामायण और महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। अब आ जाता है महत्वपूर्ण यज्ञ। आपने सुने होंगे नाम। अश्वमेध यज्ञ होता था राज्य की सीमा में वृद्धि करने के लिए। कोई भी जो राजा होता था उसको लगता था कि सीमा में वृद्धि की जाए तो वो अपने घोड़े को छोड़ देता था एक। वो घोड़ा जैसे ही उस राजा की सीमा से पार किया, किसी दूसरे राज्य की सीमा आ गई यहाँ पर, तो मान लेते हैं इस राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो ये निश्चित हो जाता था कि अब ये राज्य और ये दोनों राज्य आपस में लड़ेंगे, और जो भी इसमें जीतेगा तो वो ज़मीन, वो जो क्षेत्र है, सीमा, वो जो राज्य है, जीतने वाले का हो जाता था। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। राजसूय यज्ञ जो होता था ये राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। वाजपेय यज्ञ जो होता था ये शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो होता था, अग्निष्टोम यज्ञ वो पापों को क्षय के लिए, मतलब पाप कम हो जाए उसके लिए किया जाता था।